नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर, हाजिर हूं लेकर मंडी.com का एक और एपिसोड, जहां हम बात करेंगे खेती की, किसानों की और किसानी की। मंडी.com में खास तौर से हम एफपीओज की बात करते रहते हैं। एफपीओज यानी किसान उत्पादक संगठन, यानी किसानों का एक ऐसा संगठन जो कंपनी के तौर पे भी अपने को रजिस्टर करता है और साथ ही एक कंपनी की तरह, यानी कृषि को कारोबार की तरह करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें वो तमाम वो बातें करता है बिजनेस में जिस तरह से एक कारोबारी से करने की अपेक्षा की जाती है। सरकार का भी इस मॉडल पर बहुत ध्यान है, क्योंकि कई ऐसे जो कृषि अर्थशास्त्रियों से लेकर और नीति निर्माताओं तक को एक लंबे समय के प्रयोग और लंबे समय के कामकाज के बाद ऐसी राय बनी है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं देश में, जो लगभग 86% से ज़्यादा हैं, उनकी दशा और दिशा बदलने के लिए सबसे कारगर मॉडल के तौर पे अगर कुछ काम कर सकता है तो वो एफपीओ मॉडल है। आज एक बार फिर हम एफपीओ मॉडल पे ही बात करने जा रहे हैं मंडी.com में। आज की हमारी बातचीत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, स्टूडियो में मौजूद हमारे जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनसे, कि एफपीओज की जो प्रगति है, एक बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस निकाय, कारोबारी निकाय के तौर पे उनको विकसित करने का जो प्रयास है वो किस तरह से चल रहा है, उसकी चुनौतियां क्या हैं और उसको किस तरह से हल करने की कोशिश जमीन पर की जा रही है। हमारे साथ जो दो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं सुनील कुमार, जो सिनर्जी टेक्नोफिन के फाउंडर डायरेक्टर हैं और पंजाब और झारखंड में सुनील और इनकी संस्था लगभग 30 एफपीओज के साथ बहुत नज़दीक से काम कर रही है। हमारे दूसरे मेहमान प्रभुदत्त मिश्रा, जो हिंदू बिजनेस लाइन अखबार में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं और काफ़ी समय से एग्रीकल्चर और कमोडिटी बाजार को बहुत नज़दीक से ट्रैक करते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। सुनील, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। जो काम आप कर रहे हैं, और क्योंकि लंबे समय से आप बिल्कुल एफपीओज के साथ ज़मीनी स्तर पर जुड़ के ये सारा काम कर रहे हैं, उनको सलाह देने से लेके, उनके लिए बाजार खोजने से लेके, उन तक कीमत और भाव से जुड़ी जो दूसरी जानकारियां हैं वो पहुंचाने से लेके और आखिर में उनको वो भाव दिलाने तक का, इस पूरी परिस्थिति में पिछले, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 दशक में, लगभग उतना ही समय हुआ है देश में एफपीओ शुरू हुए, किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं? जो बदलाव है काफ़ी विजिबल है। एक समय था जब एफपीओ के कॉन्सेप्ट पे, उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे बात होती थी। आज जो बात हो रही है वो हो रही है कि एफपीओ किस तरह से पूरा जो एक कमोडिटीज़ का जो वैल्यू चेन है उसमें क्या एक्टिव रोल प्ले कर सकता है और किस तरह से वो लोग बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं। एक समय था जब एफपीओ के बिहाफ पे एजेंसीज बात करती थी। आज समय बदल गया है। एफपीओ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आज मार्केट में क्या है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को किस तरह से वो अच्छे से पोजीशन कर सकते हैं और उनके लिए कहाँ स्कोप बनता है जिसमें वो वैल्यू एडिशन करके अपने लेवल पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के मार्केट की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएँ। तो स्टार्टिंग में जहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी का इशू था, वहाँ से लेकर आज हम लोग जिस जगह पर आ गए हैं, जहाँ पर काफ़ी हद तक बहुत सारे एफपीओज अपने लिए मार्केट में कंपटीशन एज ए कॉम्पिटेंट कंपटीटर के रूप में भाग ले रहे हैं। जी प्रभु, जैसे सुनील ने जो बात कही है वो तो एकदम एक समझ में आता है कि एफपीओ की जो यात्रा रही है किस तरह से विकसित हो रही है, और सबसे अच्छी चीज़ जो सुनील बता रहे हैं कि एक अवेयरनेस बनी है किसानों के बीच, और अब शायद उनको ये समझाने के लिए उतनी मेहनत जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं उनको नहीं करनी पड़ती है कि एफपीओ से जुड़ के उनको फ़ायदा कैसे होगा। लेकिन क्योंकि आप जो सरकार के कार्यक्रम, नीतियाँ हैं, योजनाएँ हैं, उनको बहुत नज़दीक से ट्रैक करते हैं, पहले भी एफपीओ बन रहे थे और अभी हमने देखा कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसने एक विशेष जोर उस पर लगाया है और एक टारगेट लिया है 2 साल पहले कि 5 साल में करीब 10,000 नए एफपीओ बनाएंगे। कुछ नए गाइडलाइंस भी एफपीओज के लिए आए हैं जो पहले से चल रहे थे। क्या आपको लगता है कि नीतियों के लिहाज से अब हम एक सही पोजीशन में, सही पोजीशनिंग हमारी हो गई है, या और भी कुछ यहाँ से आगे करने की ज़रूरत है? देखिए, करना तो बहुत कुछ आगे पड़ेगा।
अभी एक शुरुआत है। इन्होंने जो कदम उठाए हैं 10,000 का टारगेट लेके, इन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच रखा है, जिसमें काफ़ी सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जा रहे हैं और आगे चल के उनकी ट्रेनिंग हो रही है। वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट्स क्या निकलेगा, जब तक उसका स्टडी नहीं होगा तब तक नहीं पता लगेगा हमको कि उसका ये जो पॉलिसी है वो कितना सक्सेसफुल रहा है। और जैसे जैसे ये स्टडी होते रहेंगे और उसके रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि सरकार को भी उसी हिसाब से आगे पॉलिसी में अगर कोई बदलाव की ज़रूरत है तो ज़रूर सरकार करेगी। और जब भी ये ऐसे कोई पॉलिसी आती है तो वो सब्जेक्ट टू डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं। जी, यानी आपका कहना है कि जो एफपीओज की किस तरह से ये एक डेवलपिंग प्रोसेस है और जिस तरह से चीज़ें आगे बनेंगी दोनों ही तरफ से, जैसे एफपीओज करेंगे और जैसे सरकार का की उसमें भूमिका होगी, उससे चीज़ें तय होंगी। निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद आता है मंडी.com में ही एक बहुत ही शीर्ष सरकारी अधिकारी से हम लोग बात कर रहे थे और उन्होंने यूरोप के मॉडल से बताया कि यूरोप में कितने किसानों पर एफपीओ है, और उन्होंने कहा कि 10,000 तो एक कहा जा सकता है कि तुरंत का एक टारगेट है, लेकिन वास्तव में 30,000 एफपीओज की ज़रूरत है भारत में। सुनील, जो बात अभी प्रभु कह रहे थे कि चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं और आगे उसको देखना होगा कि और किस तरह से आगे चीज़ें जाने वाली हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि अभी जो कुछ दिन पहले यानी 1 साल करीब हो गए जो सरकार ने एफपीओज के लिए गाइडलाइंस में बदलाव किए थे, ये देखते हुए कि जो लूप होल्स थे उनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, उन पर ख़ास तौर से ध्यान दिया गया था। उसके बाद से आपको लगता है कि गवर्नेंस के लिहाज से एफपीओज की समस्या कुछ कम हुई है? अगर इसको देखें एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन है और कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन को रन करने के अपने कुछ चैलेंजेस है। फार्मर्स को पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जो हम लोगों ने बात की, अब जब गवर्नेंस की बात आ रही है तो उसमें जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होना चाहिए, जो इलेक्टेड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओज अपॉइंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक उसको एड्रेस करने की कोशिश की है ट्रेनिंग के थ्रू, कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, और जो इंस्टीट्यूशन जो लगे हुए हैं उनको अपने एक अलग तरीके से जो गवर्नेंस के जो टारगेट्स हैं उनको भी पैरेलली उसमें रखा गया है। लेकिन मुझे जो लगता है कि इस एरिया में और अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन को रन करना होता है तो बाकी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेके चलना होगा जी। और जब साथ में लेके चलना होगा तो जो आपस में डिपेंडेंसी है, किससे हम लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी है, उस आदमी को उस विज़न के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और ये विजनिंग का जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा समय अभी और लगेगा। निश्चित तौर पे जो किसानों की एक तो जागरूकता का विषय है, दूसरा उनकी शिक्षा और उनका जो वो एक स्तर, उस लिहाज से एक शैक्षणिक स्तर के लिहाज से जो समझदारी बनती है, वो जो ज़मीन है, जब तक वो सब आपस में मिलेंगी नहीं तब तक हम पूरी तरह से जो एफपीओ मॉडल है उसको, उसका एक आदर्श स्वरूप जो कल्पना हम करते हैं वो तब तक नहीं दिखेगा। तो जैसा कि प्रभु और सुनील दोनों ही हमारे मेहमान कह रहे हैं कि ये एक डेवलपिंग प्रोसेस है, विकसित होती हुई प्रक्रिया है, थोड़े समय में और बेहतर होती जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज किसान उत्पादक संगठनों की संरचना और उसके कारोबार करने के जो तरीके हैं और साथ ही उनसे जुड़ी हुई जो छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा लाभदायक और कहा जाए कि सरल बनाया जा सकता है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, सुनील कुमार और प्रभुदत्त मिश्रा। सुनील कुमार एफपीओज के साथ लंबे समय से काम करते रहे हैं और प्रभुदत्त मिश्रा एक जाने माने पत्रकार जो कि लंबे समय से कृषि और कमोडिटीज़ कवर करते हैं। सुनील, जो बात हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि उसका जो गठन है और जिस तरह से उसकी यात्रा हुई है, और फिर गवर्नेंस की हमने बात की। मार्केटिंग पे हम आते हैं क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है, अंतिम में सब कुछ जो हो रहा है उसका उद्देश्य तो यही है कि बाजार से किसानों का परिचय थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से हो। इसमें क्या क्या चुनौतियां आपको दिख रही हैं और कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, हल कैसे कर सकते हैं? देखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो एग्रीकल्चर में अपने आप में जो मार्केटिंग का जो परिस्थिति है वो हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का एक अलग है, और उसके जो चैलेंजेस जो है वो भी अपने आप में अलग तरीके के चैलेंजेस हैं हर एक एरिया के। और चूंकि एफपीओ में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो किसान जुड़े हुए हैं, वो उस पर्टिकुलर रीजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। कहीं पर बहुत ही छोटे मार्जिनल ट्राइबल जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनकी जो चैलेंजेस है वो है उनके पास कितना मार्केटेबल सरप्लस है, उनका अभी का जो एग्जिस्टिंग जो मार्केटिंग चैनल्स है वो कैसे हैं, उस चैनल में वो लोग किन चीज़ों को कॉस्ट में कम कैलकुलेट करते हैं, किन को नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको पूर्वोत्तर का अगर बताऊं, वहाँ पर जो लोग रिटेल करने बैठते हैं, छोटे बिल्कुल छोटे किसान हैं, ट्राइबल किसान हैं, जो आज का सब्जी तोड़ा और खुद ही रिटेल करने बैठ जाते हैं, वो अपना आज के दिन का खुद का जो समय है उसको वो कॉस्ट में कंपोनेंट में लेते नहीं जी। ये जो चैलेंजेस हैं, मार्केटेबल सरप्लस उनके पास उतना नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग देखें नॉर्थ में या साउथ या वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पर मार्केटेबल सरप्लस चैलेंज नहीं है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंशियल क्रिएट करना अपने आप में प्राइस में वो एक चैलेंज है एफपीओ के लिए, क्योंकि कुछ हद तक इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण या वॉल्यूम के कारण एक लेवल की एफिशिएंसी लॉजिस्टिक में आई हुई है। एफपीओ को क्रिएट करना है उससे एक ऊपर लेवल का डिफरेंस। तो इन चैलेंजेस को बहुत ही रीजनल वे में एड्रेस करना पड़ेगा, उनको रीजनल वे में सॉल्यूशन देना पड़ेगा। कोई राष्ट्रीय नीति इसकी नहीं हो सकती है हर जगह के हिसाब से, और ये तो कहा जाए कि राज्य के आधार पर भी नहीं हो सकती है, ये तो जिले के आधार पर या शायद ब्लॉक के आधार पर रणनीति बनानी पड़ेगी इसकी। प्रभु, मार्केटिंग को लेके हमने देखा है कि सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए हैं। ई नैम के साथ हमने शुरुआत देखी थी, वायदा बाजार भी देश में चल रहा है, उसके अलावा और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कई डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे किसान हैं जिन्होंने कि चाहे सरकार का सीधा उनको प्रत्यक्ष तौर पे उसमें कोई नीतिगत समर्थन भले ना हो, लेकिन खुद के आधार पर जो उपलब्ध तकनीक है उसके आधार पर उन्होंने मार्केटिंग के अपने चैनल विकसित किए हैं। आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं अभी निजी क्षेत्र और सरकार की ओर से, जो लेवल ऑफ एक ईजनेस हम उम्मीद करते हैं एफपीओज की किसानों की मार्केटिंग के लिए, वो आई है और इसी रास्ते से बढ़ के आएगी, या इसमें और क्या किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, जो एफपीओस है, मुख्य बिंदु 4 है इसमें। एक तो मार्केटिंग सपोर्ट फार्मर्स को चाहिए, दूसरा है जो इनपुट्स, खाद हो, बीज हो, जो भी खरीदते हैं उसके लिए वो जब ग्रुप में जाके एफपीओ की तरफ से निगोशिएट करते हैं उनको कम प्राइस में मिलता है चीज़ें। तीसरा है आपका क्रेडिट में फैसिलिटी मिल जाता है, बैंक भी रिलाई करता है जब एफपीओ की तरफ से कोई क्रेडिट लेना चाहता है। और चौथी बिंदु है आपकी जो ग्रुप की जो एफर्ट्स है उसको गवर्नमेंट तक जो भी समस्याएं हैं आप फार्मर्स की, उसको आप एज ए ग्रुप
निगोशिएट कर पाते हैं। तो इसमें आप अगर देखेंगे मार्केटिंग एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है, और फार्मर बाकी तो मैनेज कर लेता है कहीं ना कहीं से, लेकिन जब मार्केटिंग की बात आती है वो कमज़ोर साबित होता है मंडी में जाके निगोशिएट करने में। इसमें अभी तक क्या हो रहा है कि फार्मर्स एफपीओ की तरफ से निगोशिएट तो कर रहे हैं कई कंपनीज के साथ भी, जहां पे जिस स्टेट गवर्नमेंट ने ओपन आउटसाइड मंडी ट्रेड अलाउ कर रखी है वहां पे लोग कंपनीज के साथ टाई अप भी कर रहे हैं, एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से बिल्कुल एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करते हुए कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए, जिसके तहत कल को ऐसा ना हो कि किसी कंपनी ने माल ले लिया और पैसे ना दिया। अभी इनाम में क्या हो रहा है, जो भी ट्रेडिंग हो रहा है पैसे मिल रहे हैं, ये एश्योर्ड है वहाँ पे, लेकिन अगर एफपीओस को वो इनाम वाली फैसिलिटी दे दिया जाए, अपने कंपाउंड में वो टर्मिनल लगा के बेच सकते हैं जी। उसमें धीरे धीरे हो रहा है, वो टाइम लगेगा उसमें, लेकिन जो निगोशिएशन हो रहा है कंपनीज के साथ उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट निगरानी में जरूर रखना चाहिए, ताकि वो कल को ऐसा कोई कंपनी ना आ जाए वो एक बार ले लिया, दो बार ले लिया और तीसरी बार में फसल ले लिया और पैसे नहीं दिया, दो बार लेने के बाद विश्वास में आ गया, एफपीओ ने बोला क्रेडिट में दे दिया। ये सारी बातें मुझे लगता है कि अभी जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर अभी एक सरकार ने जो कानून लेके सरकार आई थी तो ये सब चर्चाएं चली थी, और शायद ये सारी चीज़ें उस दिशा में हो सकती थी, बढ़ सकती थी, और चर्चा के साथ जो कानून के लूप होल्स थे, और सरकार ने बार बार ये कहा भी था कि उनको वो बात करने को तैयार है, लेकिन शायद इसके लिए अभी थोड़ा और अब इंतज़ार करना पड़ेगा हम लोगों को। ये चर्चा फिलहाल हमारी जारी रहेगी, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एफपीओज के बारे में, यानी जो किसान उत्पादक संगठन हैं उनके बारे में, उनके कारोबार के बारे में, उनके गवर्नेंस के बारे में, और किस तरह से आगे उनके लिए जो राह है वो और बेहतर हो सकती है, इस बारे में। हमारे साथ सिनर्जी फिनटेक के फाउंडर डायरेक्टर सुनील सिंह और हिंदू बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभुदत्त मिश्रा इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रभु, जो बात अभी हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, आपने बिल्कुल बताया कि बहुत सारी जो नीतियां हैं सरकार की, उसमें और चीज़ें जुड़ने की ज़रूरत है, इसलिए कि जिस तरह से सब कुछ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसमें हम लोगों को उनके लिए कंपनियों के यानी जो एफपीओज हैं, जो एफपीसी, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, और किसानों के हित के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहीं पे एक बड़ा सवाल जो हम बात कर रहे थे बाज़ार का, बाज़ार के साथ एक मार्केट इंटेलिजेंस का एक बड़ा सवाल है, और वो एक बहुत बड़ी बात है कि किसान जब बाज़ार जाता है तो उसको पता हो कि किस भाव पे उसको निगोशिएट करना है। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं देश में हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं लगती हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों में बहुत जगहों पर 2 मिलों के बीच में भी प्राइस डिफरेंस रहता है, मंडियों के बीच में 100-200 रुपए प्रति क्विंटल तक बाजार भाव में अंतर रहता है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए प्रयास सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी कई मंडीज को जोड़ के उन्होंने काफ़ी साल से चल रहा है एगमार्क नेट पोर्टल। अभी तक जो प्राइवेट मंडीज डेवलप किए गए हैं स्टेट्स में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो,
गुजरात हो, जहाँ पे भी अभी आए हैं, वो सब मंडी अभी यहाँ पे जोड़े नहीं हैं अभी तक। वहाँ पे क्या प्राइस मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, फार्मर्स को नहीं पता है। तो वो सबको भी जोड़ना चाहिए एगमार्क के साथ, ताकि वो इंफॉर्मेशन फार्मर्स को पता लगे कि इस मंडी में ये प्राइस है और प्राइवेट मंडी उसके बगल में है तो वहाँ पे ये प्राइस है। दूसरा है कि आपको जानकारी होगा, बिहार में कई सालों तक मंडी प्राइसेस आते नहीं थे। अभी जनवरी या फरवरी में ये बिहार से भी पहली बार मंडी प्राइसेस आना शुरू हुए हैं एगमार्क नेट पोर्टल में, जबकि बिहार में मंडी जो एपीएमसी लॉज नहीं है, फिजिकल मंडी एज गवर्नमेंट तो है, वहाँ पे स्ट्रक्चर है जी, होता भी है, लेकिन प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब वो इंफॉर्मेशन सबके पास जाएगा और एफपीओस अपने टर्मिनल में देख के पता लगा सकेंगे कि नियरेस्ट जहाँ पे भी इजीली वो माल भेज सकते हैं उस मंडी में क्या प्राइस चल रहा है जी, तब तक ये संभव नहीं है। तो पहले जोड़ना पड़ेगा सारे मंडीज की, और उनको जो डेटा वो एंट्री कर रहे हैं उसमें ठीक तरह से एक्यूरेट डाटा एंट्री करें ताकि वो सब जगह डिस्प्ले हो। जी सुनील, एफपीओ की इसमें भूमिका किस तरह से हो सकती है, जो आम किसान है उस तक प्राइस की सही जानकारी पहुंचे? इसमें एक तो एफपीओ की भूमिका आपसे समझना चाहूँगा, और दूसरा उस सही जो मूल्य जानकारी पहुंचे उसका लाभ किसान उठा सके ठीक से। ये दोनों बातें आप थोड़ा समझाएं। हाँ, देखिए, मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है और मार्केट इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें एफपीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है दो तरीके से। एक, जो नेगोशिएशन जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एफपीओ जो है बेटर नेगोशिएट कर सकता है ट्रेड को, वो तो है ही है। उसके साथ ही साथ बैक एंड में फार्मर्स को मार्केट की जो जानकारी जो देनी है, क्योंकि नेगोशिएशन होती है, देखिए इंटेलिजेंस खाली मार्केट प्राइस नहीं है, इंटेलिजेंस में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं कि मार्केट में किस तरह की क्वालिटी की डिमांड है, बायर कौन है, किस समय पर अगर आप अपना उत्पाद लेके जाएंगे तो क्या प्राइस होगा, आगे मार्केट प्राइस कैसे रहने वाले हैं, और जो बल्क कमोडिटीज़ है, क्या अगर इंडिविजुअल आज होल्ड नहीं कर पा रहा है और उनको लग रहा है कि कल को इसके प्राइसेस बेटर हो सकते हैं, तो क्या एफपीओ एज एन एग्रीगेटेड कलेक्टिव क्या आर्बिट्राज का फ़ायदा उठा सकता है। तो मल्टीपल वेज में एफपीओ जो है अपने मेंबर फार्मर्स को इस चीज़ का बेनिफिट दिलवा सकता है। और जो डायरेक्ट जो है, जो मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि किस मार्केट में कैसा रेट चल रहा है जी, प्लस उसके साथ ही साथ क्योंकि अब आप कलेक्टिव हैं तो कितना एफिशिएंटली लॉजिस्टिक को ऑर्गेनाइज करवा के उस मार्केट को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर के लिए अगर कोई डिस्टेंट में मार्केट है जी, और लो क्वांटिटी है तो वो उसके लिए वो की नहीं हुई अगर उस मार्केट के बेनिफिट नहीं उठा पा जी, यानी पहले तो मूल्य की जानकारी पहुंचे और फिर उसको बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, और उसमें एफपीओ निश्चित तौर पे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो ये था मंडी.com में आज जो बातचीत हम कर रहे थे उसका लबोलुआब, जिसमें कि हमारे दोनों मेहमान सुनील कुमार और प्रभुदत्त मिश्रा का ये कहना था कि जो चीज़ें चल रही हैं, यानी पिछले 10 सालों में एक अच्छी यात्रा हमने की है, अच्छा एक मुकाम हमने हासिल किया है, लेकिन ये यात्रा अभी भी अपने शुरुआती दौर में है और आगे आने वाले वर्षों में किस तरह से एफपीओ और सरकार इसको लेके अपनी कार्यक्रम और अपने कहा जाए कि जो उत्साह है उसके साथ आगे बढ़ते हैं, उसी पर अंतिम परिणाम भी निर्भर करेगा। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत मंडी.com से, लेकिन देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।